ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजी तक ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही नया चीज सीखने वाले हैं। तो क्या नया सीखने वाले हैं वही चलिए आज हम लोग आकर शुरू करते हैं यहाँ पर। तो क्या नया शुरू करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट नाम है बायोमॉलिक्यूल्स की ये सीरीज चल रही है जैव अणु की। इसमें मैं आप सभी लोगों को आज क्या पढ़ाऊंगा, कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक को खोल रखा है, आप सभी लोग वहां पर खोल लीजिए और टिक करते रहिएगा। नहीं तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद टिक कर लीजिएगा। और नीट में इससे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके प्रकार पूछा तो इसको आप लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे इसी वीडियो में। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखें इस कार्बोहाइड्रेट को, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को देखने में पहले सभी लोग नाम सुने होंगे जरूर से, ठीक है। एक बार हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज में यहाँ पर देख भी लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह मुख्यतः पौधों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ये मतलब मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। पौधे इसको बनाते हैं, ठीक है, जो भोजन के रूप में बनाते हैं। पौधे कहाँ से बनाएंगे, जो अपना भोजन बनाते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों का बृहद समूह बनाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें केवल कार्बनिक यौगिक रहे। कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं, इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कुछ उदाहरण दिया है, इच्छु शर्करा मतलब शुगर जो होती है, तो ग्लूकोज, स्टार्च नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसी को मंड कहते हैं। मंड मतलब माड़ होता है। जैसे आप लोग चावल बनाते होंगे तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, आप देखते होंगे, तो वो चावल मंड स्टार्च के कारण क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। गेहूं होता है या चावल होता है, ये सभी किस फॉर्म में रहते हैं, ये सभी मंड के रूप में ही रहते हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश का सूत्र CHH2O फिर Y होता है। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये क्या सूत्र दिया है। पहले लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या मानते थे, एक फार्मूला बनाए थे, उसी फार्मूला पर जिस यौगिक को बैठा देते थे उसी को बता देते थे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं कि कैसे ये चीजें सही होंगी, ठीक है। आपके डिस्प्ले पर ही अभी बोर्ड में दिखाऊंगा और उसी पर लिख कर बताऊंगा एक एक टॉपिक को। तो पहले इसका सूत्र याद रख लीजिएगा, CHH2OY। मतलब अगर कार्बन की जो संख्या है, मान लीजिए अगर कार्बन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 तो दिया ही है, लेकिन उसके साथ ही OY है तो इसका ये डबल होगा। जैसे अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, उस नियम के हिसाब से। जैसे आप लोग ग्लूकोज का सूत्र सुने होंगे, C6H12O6, मतलब कि लास्ट में क्या बोला हमने, O6। तो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो जो है हाइड्रोजन की संख्या की आधी होती है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं आपको बोर्ड पे तो इजीली समझ में आएगा। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में दिया क्या है। तथा इसके पहले कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था, ठीक है, कि मतलब कार्बन के हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं किसमें, कार्बन के साथ, इसी जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा, कार्बोहाइड्रेट पड़ा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर दिया भी है, ग्लूकोज का सूत्र दिया हुआ है तथा और इसका देखिए यहाँ पर फार्मूला भी दिया है, C6H2O फिर 6 मतलब C6H12O6 हो जाएगा के अनुरूप है। परंतु सभी यौगिक इसके अनुरूप, परंतु वे सभी यौगिक जो इस सूत्र के अनुरूप है कार्बोहाइड्रेट, जरूरी नहीं है कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाए। अब देखिए यहाँ से बात थोड़ी सी आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं आपके ग्रीन बोर्ड पर और वहां पर हम समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ से आप लोगों को, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपने इस वर्चुअल बोर्ड पर, ठीक है, और इस पे मैं लिख कर आप सभी लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आप सभी लोगों को आराम से दिखे, ठीक है। फिर चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा चीज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग क्या जानते हैं कि इसे पहले क्या माना जाता था, कार्बन के हाइड्रेट, ठीक है। कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। और इसका फार्मूला क्या बताया गया था, अभी मैंने आपको दिखाया है, CX था, फिर इसके
H2 था, फिर O क्या था, Y। मतलब क्या होगा कि अगर कार्बन की जगह 2 रखेंगे, यहाँ पर X की जगह 2 रखते हैं, तो अगर Y की जगह भी 2 रखते हैं तो इस हिसाब से क्या बनेगा। तो हम लोग अगर इसको रख कर देखें तो C2 हो जाएगा, क्योंकि X की जगह मैंने 2 रख दिया। फिर H2 हो जाएगा। फिर अब एक चीज ये भी जानते हैं आप लोग, ब्रैकेट के बाहर जो चीजें होती है उससे ब्रैकेट के सभी चीजों में गुणा होता है। जैसे इस Y का अगर हमने मान 2 रखा है तो इस 2 का गुणा इस हाइड्रोजन में भी होगा, 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में भी होगा। तो 2 का गुणा अगर इस हाइड्रोजन में होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 2 ना होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 2। ठीक है, तो ऐसे ही कहा जाता था। तो इसी का उदाहरण क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में बताया गया है C6H12O6। ठीक है, मतलब कि ये दोनों सेम रखे गए हैं और हाइड्रोजन इनका डबल है। ठीक है, तो इनको कहा गया है कि ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन अगर प्यारे बच्चों अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप अभी समझ पा रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की पुरानी डिफिनेशन क्या थी कि कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, और कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, और हाइड्रोजन उसका दोगुना। जैसे अगर मैंने कार्बन 3 लिया तो हाइड्रोजन कितना लूंगा, 6, और ऑक्सीजन भी कितना होगा, 3। अगर मैंने कार्बन 4 लिया तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका डबल, यानी कि कितना, 8, और ऑक्सीजन कितना होगा, 4। पहले यही माना जाता था। ठीक है, तो ये इस पे लागू नहीं होता है भाई। जैसे हमने इन दोनों को सेम रखा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की वैल्यू, और हाइड्रोजन इसका डबल भी था, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग को यही ना मिलेगा, C2H4O2। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस रूप में लिखें, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा फार्मूला बनाकर इसका लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सड़ गया, रुकिए एक बार इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, CH3 हो ही गया है, फिर COOH। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हमको दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, कार्बन कितना हो गया, 2। हाइड्रोजन गिन लीजिए पूरे में, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 4। मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ये भी तो फार्मूला बन रहा है C2H4O2, तो ये भी तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लेकिन ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये है फार्मूला एसिटिक एसिड का। किसका फार्मूला है, एसिटिक एसिड का, इस वजह से इसको गलत कहा गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है रैमनोस होता है। ठीक है, क्या होता है, रैमनोस, जिसका फार्मूला होता है C12। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इधर हम इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आराम से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, हाँ, तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या हमने फार्मूला बताया अभी आपको, C6H10O5। ठीक है, तो ये तो फार्मूला कार्बोहाइड्रेट पे फिट नहीं होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको कहा जाता है रैमनोस। ठीक है, क्या बोला जाता है, रैमनोस शुगर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, अभी आपको पढ़ाऊंगा ले जाकर। ठीक है, तो यानी कि ये बात गलत साबित हो गई कि हाइड्रोजन जो होगा वो दुगना होगा और कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होगा। ठीक है, तब क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने उसी एनसीईआरटी बुक पर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अपने एनसीईआरटी बुक में, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है कि इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि ये C2H2O2 सही बैठता है, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार रैमनोस C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट है, परंतु इस परिभाषा में सही नहीं बैठता है। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ। फिर इसके बाद अधिकांश अभिक्रियाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि इनमें एक ना क्रियात्मक समूह होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनमें क्रियात्मक समूह होता है रासायनिक रूप से। ठीक है, अब यहां से नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको ध्रुवण घूर्णक मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन उन यौगिकों में पाए जाते हैं। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, ये मैं आप सभी लोगों को आराम से समझा देता हूं। ठीक है, फिर अब आइए हम लोग समझते हैं अपने उसी बोर्ड पर। ठीक है, वर्चुअल जो बोर्ड है हम लोगों का, ग्रीन बोर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पता है, हमको इतना मालूम है कि कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होगा, बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए होंगे आपस में। ठीक है, कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो पहले तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब समझ लेते हैं, तो हाइड्रोक्सी कहते हैं OH ग्रुप को। किसको, अगर
अगर इससे OH ग्रुप जुड़े हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, अगर इनसे OH ग्रुप जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे इनको, हाइड्रोक्सी ग्रुप। लेकिन अगर बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हैं, एक दो नहीं, मतलब बहुत सारे अगर OH ग्रुप जुड़े हैं इस कार्बन से, तो उसी को कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है कि किसी किसी कार्बोहाइड्रेट में ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। अच्छा बता देते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप क्या होता है पहले, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखिए, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। 4 बंध में से इसका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो जा रहा है और एक 2 बंध इसका बचेगा, क्योंकि 2 बंध तो इसने बना लिया है। टोटल कितना बनाता है, 4 बंध। तो 2 ऑक्सीजन के साथ और 2 बचा हुआ है, जो अगर ये दोनों में से कोई एक में भी अगर हाइड्रोजन आ गया, कौन आ गया, हाइड्रोजन, अब बाकी इधर भले से कार्बन जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। ठीक है। मतलब इन दोनों में से किसी एक पे भी हाइड्रोजन जुड़ा है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है। किस पे, इन दोनों पर अगर बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये फिर भी एल्डिहाइड होगा। यानी कि एल्डिहाइड, हाइड नाम आ रहा है मतलब हाइड्रोजन समझना, कि अगर किसी से भी दोनों का, इस दोनों संयोजकता में किसी से भी अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा है या दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है। अब फिर इसके बाद अगर मान लो कि इसी कार्बन से, ठीक है, इसी कार्बन से एक साइड कौन जुड़ा है, इसी कार्बन से एक साइड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब फिर इसके बाद एक साइड दूसरी साइड, दोनों साइड में से किसी साइड हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, कौन जुड़ा है, कार्बन। CH3 इधर भी ले लेते हैं, इधर भी मान लीजिए CH3 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या बोलेंगे इसको, कीटोन। ठीक है। तो ये कीटोन हो गया और ये कौन हो गया हम लोग का, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। तो आई होप कि इन दोनों ग्रुप के बारे में आप सभी लोग जाने। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि जैसे सभी कार्बन आपस में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे OH ग्रुप इससे जुड़े रहेंगे, इधर भी OH कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, इधर भी OH कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर OH। ठीक है। फिर इसके बाद तो और कोई कार्बन जो होगा ना वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर एक हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर हमको ग्रुप दिख गया। ठीक है। कौन सा ग्रुप दिखा है ये भी बता सकते हो आप सभी लोग, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, बताइए जल्दी से। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये जो जिसमें जो है कि कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हो ऑक्सीजन और एक साइड कम से कम क्या हो, हाइड्रोजन हो, क्या हो, हाइड्रोजन हो, तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। तो यानी कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस कार्बन की चेन में बहुत सारे हाइड्रोजन यानी पॉलीहाइड्रोक्सी, फिर इसके बाद क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये हो गया। ठीक है। अगर हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बिल्कुल उसको बनाएंगे। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, अब हाइड्रोक्सी बनाने के लिए इधर OH बहुत सारा आप लोगों को जोड़ना है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर CH3 भी कर सकते हैं या कुछ भी आगे। तो ये वाला जो कार्बन है देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, इस वाले कार्बन को देखो, ये ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाया है और इसके अगल में भी कार्बन है और इसके बगल में दोनों में भी कार्बन ही है, हाइड्रोजन डायरेक्ट कोई नहीं जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है। तो एक्चुअल में अब ग्लूकोज की जो कार्बोहाइड्रेट की जो डिफिनीशन है वो यही है कि ये क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग संरचना पढ़ेंगे कि किसमें एल्डिहाइड होगा और किसमें कीटोन होगा। जैसे अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, गैलेक्टोज की संरचना, जब तक बेटा ये इनकी संरचना नहीं जानोगे ना तब तक तुम्हें आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर आगे समझ में भी आएगा तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए तुम लोग को बताता हूं कि जैसे आप सभी लोगों ने ऐसी एक संरचना देखा होगा कि यहाँ पर O रहता है और फिर इसके बाद इससे जुड़ा हुआ ऐसे कोई संरचना आपको मिल जाएगी तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि भैया इसमें कैसे क्या है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है, क्या कार्बन है, कैसे ये बनाई वाली संरचना। ठीक है। तो अगले वीडियो में तुम लोग यही सीखेंगे, लेकिन अभी की वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आइए जल्दी से। अब देखिए एनसीईआरटी में हमारे आगे क्या कहा हुआ है। ठीक है। तो एनसीईआरटी हम लोग खोल लेते हैं अपनी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दिया है, तो देखिए एनसीईआरटी में देखे ना वीडियो ये कितना लंबा हुआ है एक एक शब्द को बताने के लिए।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड कीटोन होते हैं, फिर जो जल अपघटन में कुछ मतलब अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे अगर हम लोग चीनी वगैरह खाएं तो ये हम लोग को मीठी लगती है, ठीक है, तो उन्हें शर्करा भी कहते हैं, ठीक है, शुगर कहते हैं, सैकराइड कहते हैं। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज, वही चीनी, ठीक है। फिर इसके बाद जबकि दूध में पाए जाने वाली शर्करा को दुग्ध शर्करा क्या बोलेंगे? दुग्ध शर्करा हम लोग कहते हैं या लैक्टोज कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है बच्चों? दूध में जो है लैक्टोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर याद रखना आप सभी लोग कि कार्बोहाइड्रेट के को सैकराइड भी कहते हैं, ठीक है। सैकराइड किससे बना हुआ है? सैकरान से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? शर्करा। अब हम लोग देख लेते हैं ना कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, किस बेसिस पर किया गया है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसके 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नाम आप सभी लोगों ने पहले से भी शायद सुना होगा। तो क्या नाम है इनके? मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड और तीसरा क्या होता है? पॉलीसैकराइड, ठीक है। 3 इसके ग्रुप हैं। जल में घोलने के आधार पे कौन कौन से मेरे साथ बोलिए, नाम अभी याद होना चाहिए। मोनोसैकराइड, ऑलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ठीक है। अगर इसको हम लोग को समझना है तो समझने के लिए हम लोग किससे आ जाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग अपने डिजिटल बोर्ड यानी कि ग्रीन बोर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है, जिससे आप सभी लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों कि पहले तो हम पेन का कलर बदल लेते हैं, जो कलर आपको अच्छे से विजिबल हो, अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया इसका, और फिर इसके बाद एक ये पार्ट हो गया, ठीक। तो इसमें हम फर्स्ट जो है यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट वाले का नाम क्या है? मोनोसैकराइड। क्या नाम है? मोनोसैकराइड, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग सेकंड अभी याद किए हैं, क्या है भाई? ऑलिगोसैकराइड, ठीक है। केवल मैं ऑलिगो लिख दे रहा हूं, सैकराइड बाकी आप लिख लेना, ठीक है। क्या होगा? सेकंड ऑलिगो, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला अभी हमने पढ़ा है, क्या है भाई? पॉलीसैकराइड, ठीक है। पॉली मैंने लिख दिया है, तो यहां से आप समझ लेना। मोनोसैकराइड क्या होता है ना कि ऐसी शुगर, ऐसी शर्करा होती है जिसको पानी में घोलने पर और छोटे अणु में वो नहीं टूटती है। मतलब जैसे हम लोग चीनी को घोलते हैं तो चीनी तो घुल जाती है ना, तो यानी कि चीनी कभी मोनोसैकराइड नहीं हो सकती है, ठीक है। वो या तो ऑलिगो में होगी या तो पॉली में होगी, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो तो जनरली ऑलिगो की होती है, अभी मैं बताऊंगा उसको क्यों ऑलिगो की होती है। तो ऐसी शर्करा जो पानी में डालने के बाद क्या होगी, और छोटे पार्टिकल में ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। मतलब जो उसके एल्डिहाइड और कीटोन जो भी ग्रुप पाया जा रहा है वो अलग ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकराइड शुगर कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर कार्बन नंबर 3 से शुरू होते हैं। किससे शुरू होंगे? कार्बन नंबर 3 से। तो अगर हम लोग देखें तो अगर कार्बन किससे शुरू होता है बच्चों, हमने क्या बताया? 3 से लेकर किससे 7 तक, ठीक है। तो अगर कार्बन 3 होगा, अगर हम लोग फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ पर लगेगा फार्मूला, ठीक है। C3 हो जाएगा और H इसका डबल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, O3 होगा, ठीक है। और इस शुगर का नाम जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे ट्रायोस। क्या बोलेंगे? ट्रायोस शर्करा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग 4 ऐसे ही कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा भाई? इसका डबल ले लो, 8 ले लो, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्रोस, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को पता हो गया होगा कि अगर कार्बन 5 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा हमको? थोड़ा सा हम अपने आप को इधर कर देते हैं जिससे आप सभी लोगों को दिक्कत ना हो कोई, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया अपने आप को, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर कार्बन कितना होगा बच्चों? 5 होगा, तो हाइड्रोजन 10 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा? 5 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे पेंटोज शर्करा। क्या बोलेंगे? पेंटोज। बहुत इंपॉर्टेंट ये शुगर है, इसको जरूर से ध्यान देना। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना जब न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें डीएनए और आरएनए जब बताऊंगा तो उसमें पेंटोज शुगर जो है ये पाई जाती है। डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। उन दोनों में यही पेंटोज शुगर होती है, और पेंटोज शुगर क्या होती है? मोनोसैकराइड शुगर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें C6 होगा तो H कितना होगा? H12 हो जाएगा, इसका दोगुना, और ऑक्सीजन कितना होगा? 6 होगा। दिखा फार्मूला आपको बन गया, C6H12O6। इसको ग्लूकोज मत बोलना, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्रवा यही होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस हिसाब से देखना है, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस। अब इसको हेक्सोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सोस,
ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग C7 देखें तो H कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि कितना हो जाएगा 14, और O कितना होगा 7। इसे क्या बोलेंगे, हेप्टोस, हेप्टोस, ठीक है। ये शुगर हो गई, मतलब कितने से 3 से 7 तक, ठीक है। और ये किसमें आ जाएंगे, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में मैंने बताया कि पानी में नहीं घुलेंगे और छोटे पार्टिकल में मतलब ब्रेक नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे शुगर पे, यानी कि कौन सी शुगर, ऑलिगोसेक्राइड, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड की अगर हम लोग बात करें, इसको देखें तो यहाँ पर जानते हो क्या होता है कि ये मोनोसेक्राइड ही आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, ऑलिगोसेक्राइड। यानी कि जो मोनोसेक्राइड है ये आपस में जुड़ेंगे कितने, 2 से लेकर 10 तक। अगर 2 ठो जुड़ गई, मान लो कि एक ठो ये टेट्रोस जुड़ गया, टेट्रोस, और ये तो ट्रायोस, 2 ठो जुड़ गए तो क्या कहलाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड में, ठीक है। अगर मान लो 3 ठो जुड़ गए, ऐसे सीक्वेंस में कितने जुड़ गए, 3 ठो जुड़ गए, तो ऐसे करते तो भी क्या कहलाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड। फिर इसके बाद 4 जुड़े तो भी ऑलिगोसेक्राइड, ऐसे करते 10 ठो भी जुड़े तभी भी, तब तक ये क्या कहलाएंगे, ऑलिगोसेक्राइड। लेकिन जब 11 मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे या 10 से ज्यादा जुड़ जाएंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो अब इसमें भी देखिए कुछ भाग बटे हुए होते हैं, ठीक है। किसमें, इस ऑलिगो वाले में। ऑलिगो वाले में क्या भाग बटा होता है, जैसे डाइसेक्राइड, क्या होता है, डाइसेकेराइड, ठीक है। और डाइसेकेराइड कब बोलेंगे, जब डाई का मतलब 2 और सेकेराइड मतलब है जब मोनोसेकेराइड हुआ खाली 2 ठो जुड़ेंगे, तो 2 ठो जुड़ के जो ऑलिगोसेकेराइड बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। इसी तरीके से क्या बनेगा, ट्राइसेकेराइड। क्या बनेगा, ट्राइसेकेराइड, ठीक। तो ट्राइसेकेराइड हम लोग कब बोलेंगे, जब 3 ठो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़कर जो शुगर बनाएंगे, जो ऑलिगोसेकेराइड बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइसेकेराइड। इसी तरीके से टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इसी तरीके से कितने जुड़ेंगे, 10 ठो जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर 11 ठो अपने में मोनोसेकेराइड जुड़ गए या उससे ऊपर जुड़े तो वो किस में आ जाएगा, किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा पॉलीसेकेराइड। किस में आ जाएगा, पॉलीसेकेराइड में। इसका एग्जांपल जैसे तुम लोग देख लो, अच्छा मोनोसेकेराइड का जैसे एग्जांपल क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। ग्लूकोज का देख लो, यहाँ पर फार्मूला तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये ग्लूकोज होता है, इसका एग्जांपल फ्रक्टोज होता है, ये सभी इसके मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। एनसीईआरटी में दिया है, पूछ लेता है नीट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेकेराइड, तो उसमें मोनोसेकेराइड के 3 ऑप्शन देगा, एक तो सुक्रोज पूछ लेगा, तो सुक्रोज किसका एग्जांपल है, ऑलिगोसेकेराइड का। सुक्रोज क्यों है ऑलिगोसेकेराइड का एग्जांपल, क्योंकि पता है सुक्रोज मतलब चीनी कैसे बनी होती है, ये बनी होती है ग्लूकोज के मिलने से। किससे मिलता है, ग्लूकोज जुड़ता है और कौन जुड़ता है, फ्रक्टोज, ठीक है। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं वो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में सभी चीजें, ठीक है। सबकी संरचना बताऊंगा, तो उसी में काफी वो लंबा भी वीडियो बनेगा वो वाला भी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़कर सुक्रोज बनाएंगे। अब 2 ही ना जुड़े, ये तो ग्लूकोज जुड़ा, ये तो फ्रक्टोज जुड़ा, तो क्या बनाया बताओ, सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज इस हिसाब से कह सकते हो कि यह एक ऑलिगोसेकेराइड तो है, लेकिन उसमें भी कौन सा टाइप है, डाइसेकेराइड। कौन सा टाइप है, डाइसेकेराइड, क्योंकि ये 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बना है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड। लास्ट वाला क्या है हम लोगों का, जो लास्ट वाला टॉपिक है वो क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा कि 10 से ज्यादा, ठीक है, 10 से ज्यादा जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण जैसे लिख लो, स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, मंड, ठीक है। इसके बाद इसका और उदाहरण बता देता हूं, ग्लाइकोजन। क्या होता है इसका और उदाहरण, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब तुम लोगों को जानने के लिए एक बात बता दूं, अभी एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा ये चीज कि ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतुओं में, जैसे हम लोग हुए तो हम लोग जितना भी खाना खाते हैं वो खाना तुरंत थोड़ा नहीं जाके हमको एनर्जी दे देता है भाई। अगर मान लीजिए हम लोग एक थाली खाना खाएं, जितना भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ये सभी चीजें लिए, तो उसका हम लोग उपयोग क्या तुरंत कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं भाई। हमारे शरीर में अब 1-2 दिन हम लोग भूखे भी रहते हैं तभी भी हमारी बॉडी वर्क करती है ना, यानी कि पहले से हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर थी, तो वो स्टोर किस रूप में रहती है, इसी ग्लाइकोजन के रूप में। तो जंतुओं में किस रूप में भोजन इकट्ठा रहता है, एनर्जी इकट्ठा रहती है भोजन,
तो ग्लाइकोजन याद रखना। इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं उनमें किस रूप में इकट्ठा होगी, वो होगी सेलुलोज के रूप, सॉरी स्टार्च के रूप में। किस रूप में बच्चों? स्टार्च के रूप में। और एक और इसका बेलोस, ठीक है, क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है कि जो हरे प्लांट होते हैं उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन यानी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, और ये डेड होता है, क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है, ठीक है। तो इतना बातें थी, ठीक है, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की। आई होप कि समझ में तो आया ही होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आ जाइए हम लोग अपने एनसीईआरटी पर। एक बार इधर का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और उसका लिंक इस कमेंट में मैं अपने डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसका जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जो है सेव कर लिया है और वहां पर हम डाल देंगे, तो वहां से आप लोग आराम से इसको लिख लीजिएगा। आइए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है हम लोगों का इस कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो क्या बचा हुआ है देखिए, अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी में क्या है? मोनोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन के अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जाता है, बता दिए हम। मोनोसेक्राइड कहलाते हैं। लगभग 20 मोनोसेक्राइड प्रकृति में ज्ञात हैं। इसके कुछ उदाहरण दिया हुआ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस आदि, ठीक है। जैसे हमने बताया C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन दोनों में दोनों का सूत्र वही होता है। फिर इसके बाद राइबोस भी मैंने बताया कि राइबोस शुगर पाई जाएगी पेंटोज शुगर में। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑलिगोसेक्राइड। देखो आराम से पढ़ लो इसको, एक एक लाइन पढ़ लो, आ जाएगी। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेक्राइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो यानी कि जो 2 से 10 तक मिलकर बना होगा वही ना टूटेगा, तो 2 से 10 में टूटेगा। ऑलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। जल अपघटन से प्राप्त मोनो इकाइयों की संख्या पर इन्हें पुनः डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड हमने बताया ही कि भाई 2 मोनोसेक्राइड अगर मिलेगा तो यानी कि 2 से मिलकर बना होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। अगर हम लोग को 3 मिलेगा मोनोसेक्राइड तो क्या कहलाएगा? ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही 10 तक हम लोग को मिलेगा। जैसे देखो दिया है यहाँ पर, सुक्रोज का एक अणु जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज की एक एक इकाइयां देता है, जबकि माल्टोज एक शुगर होती है, वो दोनों ग्लूकोसोए के जुड़ने से बनता है। जब 2 ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? माल्टोज। तो 2 जुड़े मतलब डाइसेक्राइड, अब फिर 2 के जुड़ने से बनी है तो ये ऑलिगोसेक्राइड का टाइप है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अगले टॉपिक में मैं इसको कवर भी करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ लो जल्दी से पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन में अत्यधिक संख्या में मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा? बेहतरीन तरीके से बोला था ना, क्योंकि वैसे पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक तो पढ़ तो लोगे, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आने वाली है, कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है समझ में, ठीक है। फिर इनमें से कुछ जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोद हमने बताया है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज के बारे में। पॉलीसेक्राइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चावल वगैरह खाएं कच्चा तो हम लोग मीठा नहीं लगता है। इन्हें अशर्करा भी इसीलिए कहते हैं। अशर्करा का मतलब ये शुगर नहीं है, ठीक है। अब नीट में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन शुगर, ठीक है, कि शुगर नहीं होता है। तो ऑप्शन दे देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, फिर इसके बाद इसका कोई दे देगा स्टार्च। तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड है और ये मीठा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी इनका टेस्ट वगैरह दिया है कि कार्बोहाइड्रेट को अपचायी तथा अनअपचायी शर्करा में बांटा जा सकता है। वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, अपचायी शर्करा कहलाते हैं। फेलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है, कि क्या ये होता है, ये टेस्ट होता है इनका, ठीक है। तो सभी मोनोसेक्राइड यहाँ पे याद रखना, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। ये वाली लाइन को बढ़िया से हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे तो रहेंगे भी। सभी मोनोसेक्राइड हो, चाहे वो एल्डोस हो, मतलब चाहे उनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर वो मोनोसेक्राइड है तो वो कैसा होगा? अपचायी शुगर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मोनोसेक्राइड के भी थोड़ी से टाइप दिया हुआ है। कार्बन परमाणुओं की संख्या तथा क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसेक्राइड को पुनः बांटा जा सकता है। अब कैसे मोनोसेक्राइड को भी कैसे बांटेंगे? हमने तो सिर्फ तुम लोगों को उसमें बताया कि 3 से 7 कार्बन होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन यार अब वो कार्बोहाइड्रेट में ना आता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर मोनोसेक्राइड है तो उसमें भी 2 ग्रुप होंगे क्रियात्मक। कौन कौन से? एक एल्डिहाइड होगा या तो एक क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पर क्या दिया है? कार्बन परमाणु देखो 3 दिया है, 3 होगा तो ट्रायोस शुगर बोलेंगे, हमने बताया भी है। लेकिन अगर इसमें क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड पाया जाए, क्या पाया जाए? एल्डिहाइड, तो अब उस ट्रायोस को केवल ट्रायोस ना बोलकर क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोस। क्यों एल्डोट्रायोस बोलेंगे भैया?
क्योंकि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह मौजूद है, एल्डिहाइड। अगर कीटोन क्रियात्मक समूह मौजूद होगा तो क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोस, ठीक है। फिर इसके बाद 4 पे आ जाओ, 4 पे तो टेट्रोस बोलते हैं। अगर ग्रुप होगा तो एल्डो ट्रायोस, अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो टेट्रोस, ठीक है ना, समझ में आया। एल्डो टेट्रोस और कौन सा, कीटो टेट्रोस। अगर पेंटोस शुगर की बात करें 5 कार्बन होगा तो फार्मूला जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, C5H10O5, ठीक है। फिर इसके बाद पेंटोस शुगर होगी, पेंटोस शुगर में अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, एल्डो पेंटोस। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, कीटो पेंटोस, ठीक है। तो इसी तरीके से हेक्सोस में एल्डो हेक्सोस, कीटो हेक्सोस। हेप्टोस में अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डो हेप्टोस और कीटोन होगा तो कीटो हेप्सोस, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है और इसकी संरचना भी शायद बनाया हुआ होगा आगे, तो इसको हम लोग कल बताएंगे, अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि जो ग्लूकोज की कैसे संरचना होती है, क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है। देखो बेटा, हमको पढ़ाने के लिए ना, हम बायोलॉजी में दिया है, तुम्हारे बायोलॉजी का ही हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैव अणु, ठीक है। लेकिन हम एक केमिस्ट्री के क्लास 12 का पीडीएफ क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट तुमको दिया है पॉलीसेकेराइड। क्या दिया है, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड कब समझ में आएगा, जब तुमको मोनोसेकेराइड समझ में आएगा। मोनोसेकेराइड कब समझ में आएगा, जब उसका स्ट्रक्चर देखोगे कि भाई ग्लूकोज कैसा होता है, फ्रक्टोज कैसा होता है, कैसे इनकी संरचना होती है, कब ये जो है कि किस रूप में पाए जाते हैं, कब क्रिया करेंगे, कैसे आपस में जुड़ेंगे, तो ये सभी चीजें जानोगे तभी ना आगे जो है कि पॉलीसेकेराइड तुम लोग को समझ में आएगा। नहीं तो हमको पढ़ाना रहता तो हम डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड हेडिंग दिया था, उसमें बता देते कि ये जो आयोडीन होता है और ये सभी चीजें जो भी उसमें लिखा हुआ है आराम से उसको बता देते, हमको क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की। तो प्यारे बच्चों, हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, ठीक है। सभी कंटेंट आपको हम देंगे, बस आप लोग साथ बने रहिएगा। वीडियो में जो भी टॉपिक जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ना समझ में आए तो आप लोग हमसे जरूर से पूछिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को, ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो वास्तविक रूप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है, जो गरीब हों, जो मन से पढ़ाई कर सके। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गरीब ही पढ़ते हैं, अमीर भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मन में लगन है, पढ़ने का मन है, तभी उसको वीडियो शेयर कीजिएगा, वो देखेगा। नीट का क्वेश्चन इसके बाद तुम लोग लगाओगे प्रीवियस ईयर, अगर इस टॉपिक से पूरे कहीं क्वेश्चन है तो वो बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, यही सब बताएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, ठीक।